हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज हमारा दूसरा लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मीन्स फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, आप कमेंट बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मिरर ऑन द ब्राइटनेस ऑफ इमेज इस टॉपिक से। ठीक है, तो इंटेंसिटी का और मिरर के साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है इमेज के ब्राइटनेस पे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको डील करेंगे। पहले हम लोग इंटेंसिटी का देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इमेज के ब्राइटनेस पे। देन हम लोग देखेंगे कि मिरर के साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है ब्राइटनेस ऑफ इमेज पे। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटेंसिटी का चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होता है कि इंटेंसिटी एक रेट है। ठीक है, अगर आपको एक कोई एरिया गिवन है, ठीक है, तो उस एरिया से उस पार्टिकुलर एरिया से एट अ पार्टिकुलर टाइम कितना फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, उसी के रेट ऑफ फ्लो ऑफ वो एनर्जी जो टेक प्लेस करेगा उसी को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो यू कैन डिफाइन इट एज इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, और हम लोग तो लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर में, तो इस केस में जो हमारा इंटेंसिटी किससे रेफर करेगा कि नंबर ऑफ रेज कितने पास आउट कर रहे हैं एट ऑफ अ गिवन यूनिट एरिया जो हमें गिवन है, उससे नंबर ऑफ रेज कितने पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, एट अ गिवन टाइम, जो हमें टाइम गिवन है, ठीक है, उससे हमारा एरिया गिवन है उससे कितने रेज जो है एट अ रेज जो है हमारे पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जितनी ज्यादा जो रे पास करेगी उतना ब्राइटर हमारा जो है वो इमेज दिखेगा, क्योंकि ज्यादा रेज ऑफ लाइट अगर आप दिखाओगे कहीं पे तो जो ब्राइटनेस होगा वो भी तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ रेज पे हमारा क्या है तो इंटेंसिटी है। ठीक है, सो यू कैन राइट द लार्जर द नंबर ऑफ रेज मोर विल बी द इंटेंसिटी एंड हेंस मोर विल बी द ब्राइटनेस एंड इमेज विल लुक मोर ब्राइटर। ओके, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मिरर ऑन ब्राइटनेस ऑफ इमेज। ओके, सो मिरर का साइज जो है वो ब्राइटनेस ऑफ इमेज को कैसे इफेक्ट करता है। तो आप लोग जानते हो कि अगर हम बड़ा सा मिरर लेंगे, ठीक है, कोई स्फेरिकल बड़ा सा मिरर है और उसके कंपेरिजन में जो हम लोग छोटा छोटा मिरर यूज करते हैं वो लेंगे, तो अगर हम लोग ज्यादा बड़ा मिरर ले लेंगे, ठीक है, तो उसका तो एरिया भी ज्यादा होगा और उससे जो रेज पास करेंगे वो भी ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू द स्मॉल मिरर। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फॉर लार्जर मिरर द नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज विल बी मोर देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज थ्रू स्मॉलर मिरर, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इन लार्जर मिरर विल बी मोर ब्राइटर। ठीक है, उसके बाद आपको एक कंडीशन गिवन है कि अगर मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये आप लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, और उस मिरर का आपने हाफ पार्ट जो है वो ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया, ठीक है, और हाफ पार्ट को आप देख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप हाफ पोर्शन ऑफ अ मिरर को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है, तो जो मिरर का साइज होगा वो तो कम हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था आधा आपने कवर कर दिया तो आधा ही बचा। ठीक है, तो उसका मिरर का तो साइज हमारा रिड्यूस हो गया और जो हमारा ब्राइटनेस हो गया, क्योंकि अब तो रेज जो है नंबर ऑफ रेज कम ही पास करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही जो था हमारा मिरर का वही कम हो गया है। तो ये जो ब्राइटनेस है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ब्राइटनेस भी हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट हमारा जो पोजीशन है और साइज ऑफ इमेज उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मिरर मूव तो हमने नहीं करवाया। ठीक है, मूव तो हमने नहीं करवाया, तो इसलिए हमारा जो पोजीशन है और इमेज के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हमारा जो ब्राइटनेस है वो हाफ पोर्शन कवर करने पे जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो कम हो गया, इस वजह से हमारा ब्राइटनेस जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ओके, सो मैग्निफिकेशन से हम क्या समझते हैं, तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे कुछ नेसेसरी कंडीशंस भी है। ठीक है, तो अगर आपको जो मैग्निफिकेशन है उसका वैल्यू आपको जो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया, ठीक है, मान लो आपका इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट अपने माइंड में ये लर्न कर लो कि जो हमारा इमेज का साइज होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के साइज का। ठीक है, बट अगर आपका 1 से मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो इमेज का साइज होगा वो ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, बट अगर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो 1 से कम आ जाए, ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो आपका स्मॉलर होगा टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और ये वीवीआई है, ये आपको लर्न एकदम माइंड में होना चाहिए। ठीक है, कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है, और आपको उसमें क्या हो कि मैग्निफिकेशन की जो आपकी वैल्यू हो, ठीक है, वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली समझ लेना कि जो आपका इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बट अगर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप समझ लेना कि जो आपका इमेज है वो क्या है, तो रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। ओके, कि मैग्निफिकेशन हमें कितने टाइप्स की गिवन है। सो बेसिकली हमें तो पढ़ना है अभी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसको कि हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अभी यही बस समझना है, बट थोड़े नॉलेज के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आपका है वो एरियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन गिवन नहीं है। ठीक है, बट नॉलेज के लिए हम लोग वो भी देख लेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसको कि हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखते हैं किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, तो ये तो आपका मिरर है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, मिरर हमने प्लेस कर रखा है। ठीक है, ये जो हमारा पास कर रहा है ये लाइन, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये जो हम जहाँ पे हमारा मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मीट करता है वो पॉइंट हमारा क्या है, तो पोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। ठीक है, ये जो हमारा ए बी है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर हमारा ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर रखा है। ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, मान लो हमारा इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इमेज को हमने डिनोट कर रखा है किससे, ए डैश से और बी डैश से। ठीक है, ये हमारा इमेज है, मैंने सबका नेम मेंशन कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जानते हो पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, मीन्स इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग यू से करेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आप इसको हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपकी इमेज का साइज क्या है, तो ए डैश से बी डैश से, देख रहे होगे, तो यहाँ पे हमने साइज ऑफ इमेज की जगह ए डैश बी डैश पुट कर दिया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, तो ए टू बी है, तो यहाँ पे ए बी हमने पुट कर दिया। ठीक है, और नॉर्मली जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये 10th में फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि माइनस वी बाय यू होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी वैल्यू हमारी होती है वो विद साइन रखते हैं। ठीक है, वी हमारा क्या डिनोट करता है हमेशा, तो इमेज डिस्टेंस, और यू हमारा क्या डिनोट करता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये एक अनदर फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ अब हमारा एरियल मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो एरियल मैग्निफिकेशन से हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इन एरिया इज कॉल्ड एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, और ये हमारा सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। प्लेनर का मीन्स क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लेनर हो। ठीक है, मीन्स उसमें वॉल्यूम नहीं हो, लाइक आप इसमें सिलेंडर को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वॉल्यूम आ जाती है। ठीक है, प्लेनर ऑब्जेक्ट इन द सेंस यू कैन टेक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो ऐसे प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये वैलिड है। ठीक है, इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस केस में भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया ये प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये मिरर है हमारा और ये हमारा पोल है। ठीक है, देख रहे हो आप, और ये हमारा u क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v क्या है, तो इमेज डिस्टेंस है। यहाँ पे वो डिनोट भी हमने कर रखा है। ओके, सो अब हमारा एरियल मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, ठीक है, उसके भी अगर आप वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे ना, ठीक है, तो हमारा एरियल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख के आपको शो किया हुआ है। और ये जो भी वीडियो मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ अभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल कहने का सेंस है कि ये लेंथ से रेफर कर रहा होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अलोंग लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और इस केस में हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं।
सो एज यू कैन सी ये तो हमारा प्लेन मिरर हमने ले लिया, ठीक है। प्लेन मिरर लेने के बाद ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और हमें इस केस में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही प्लेस करना है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को ले रखा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, देख रहे होंगे, और इसका इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, ये देख रहे हो। ऑब्जेक्ट को हमने ए बी से डिनोट कर रखा है और इमेज को हमने बी डैश और ए डैश से डिनोट कर रखा है, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस को मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अब हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का लेंथ हमें कैसे मिलेगा, जो हमारा U2 से जो हमने डिनोट कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने U1 से जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेंशन कर रखा है, ठीक है, यहाँ तक का, तो हमें पार्टिकुलर यहाँ तक का चाहिए क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मिलेगा, अगर हम जो फाइनल हमारा U2 है इसको अगर हम इसमें से अगर हम लोग U1 माइनस कर दे तो हमें इतना तक का तो डिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग V2 में से V1 माइनस कर दे तो हमें इतना इमेज का तो डिस्टेंस मिल जाएगा। वही हमने यहाँ पे पुट कर रखा है, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि अगर मिरर के इस आगे सामने की तरफ कोई भी चीज हमारा आता है, जैसे कि इमेज आ गया या फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसकी वैल्यू हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, तो नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, और पीछे आया तो पॉजिटिव हो जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस केस में भी हमें क्या करना है, विद साइन लेना है, तो यहाँ पे आपको साइन मेंशन करना नहीं भूलना है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में माइनस था तो इस माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया है। बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो कि हमें प्रूफ निकालना है v इक्वल टू माइनस यू का, ठीक है। यहाँ पे v हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है उसको v इंडिकेट कर रहा है और u क्या कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। सो हमें इसी का प्रूफ फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रूफ को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं आपको रफ तरीके से समझा देती हूँ कि ये मान लो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे आप परपेंडिकुलर में देखोगे ये आपका मिरर रखा हुआ है, ठीक है। मिरर आपने रखा हुआ है और अब यहाँ पे आपने कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओके। पॉइंट ऑब्जेक्ट से यहाँ से जो निकला, यहाँ से आपका क्या निकलना है, तो इंसिडेंट रे निकला, ठीक है। ये आप जानते हो कि जब भी इंसिडेंट रे जो है वो मिरर पे जाके स्ट्राइक करे तो हमें तुरंत क्या करना है, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ करोगे कि यहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया और इधर से हमारा क्या हो गया, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिव रे जो है वो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको आपने क्या किया, तो यहाँ पे थीटा से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। और ये जो है उसको भी रिफ्लेक्टिव रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको भी आपने थीटा से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि ये जो होगा और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट हो गया। और अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रिफ्लेक्टिव रे तो इस साइड जा रहा है, मीन्स ये इमेज तो कहीं ना कहीं तो बनाएगा ही, बट हमें क्या करना है कि हमें इमेज तो इस साइड चाहिए, तो हम लोग इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग वांटेडली इसको थोड़ा लाइन बढ़ा के और यहाँ पे हम लोग इमेज जो है वो फॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो मीन्स ऑफकोर्स यहाँ पे रियल इमेज तो फॉर्म नहीं करेगा, रियल इमेज तो जिधर रिफ्लेक्टिव रे जा रहा है उधर ही फॉर्म करेगा, बट हमने यहाँ पे शिफ्ट करवा के यहाँ पे मान लो इमेज फॉर्म करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। इमेज फॉर्म हो गया तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल जो है ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल और ये रिफ्लेक्टिव वाला एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, और ये अगर थीटा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ये भी थीटा हमारा हो गया, ठीक है। और ये आप लोग जानते हो कि ये ऑब्जेक्ट और ये हमारा पोल है, ठीक है, ये पोल है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा u हो गया और यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस जो है वो v हो गया, ठीक है। सो वही सेम डायग्राम मैंने फ्रेश यहाँ पे अच्छे से बना रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ट्रायंगल OPN में देखना है, ठीक है। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल आपको इसमें फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें बोले tan थीटा, ये हमें थीटा की अगर वैल्यू बोले tan थीटा निकालने को, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, तो NP है, और बेस क्या है, तो OP। ये देख रहे हो OP है, ठीक है। सो सेम हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओके, एज यू कैन सी। नाउ अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। IPN ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें अगर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो इसमें भी परपेंडिकुलर सेम है, हमारा NP ही परपेंडिकुलर है और बेस हमारा क्या है, तो PI, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं।
नाउ यस, हमने ये लिख लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया और पहले जो हमने निकाला था उसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से, क्योंकि एनपी तो हमारा दोनों केस में सेम आया है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो tan थीटा तो दोनों का इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों में हमने tan थीटा फाइंड किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एनपी बाई ओपी इक्वल टू एनपी बाई पीआई, ठीक है। तो यहाँ से एनपी एनपी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई ओपी इज इक्वल टू 1 बाई पीआई हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पीआई इक्वल टू ओपी आ गया, ठीक है। और पीआई हमारा क्या है, तो पीआई हमारा जो है वो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, और ओपी है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो एज यू कैन सी पीआई हमारा क्या है, तो इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पी है, यहाँ पे आई है, और ओपी हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ से हमने जो है पुट कर दिया, ये पी आई जो हमारा है इमेज डिस्टेंस, तो वी हमने लिख दिया, उसको वी से डिनोट करते हैं, और ओपी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको यू से डिनोट करते हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक है। बट हमें इसे साइन के साथ पुट करना है। तो जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो तो हमारा बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, तो वो तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, बट जो मिरर के आगे होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के आगे फ्रंट में जो है वो प्लेस कर रखा है, तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। हम जब इसे साइन के साथ मतलब पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इस फॉर्मूला को अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। सो इसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हमने मिरर, प्लेन मिरर जो है वो प्लेस कर रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हमने मान लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, ठीक है, और हमारा इमेज जो है वो यहाँ पे बी डैश ए डैश ये इमेज है हमारा, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो क्या होता है स्टार्टिंग में कि अभी मान लो कि बस मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से कोई रे जो होगा वो स्ट्रेट निकलेगा, तो कोई रे ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो मान लो जो रे स्ट्रेट निकलेगा वो तो इसी डायरेक्शन में स्ट्राइक किया और फिर वापस चला जाएगा प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। बट कुछ रे ऐसा भी होगा जो मान लो उसमें से एक रे हमारा ऐसे निकला, ठीक है, निकलते निकलते यहाँ गया और यहाँ पे मिरर को स्ट्राइक किया, तो इसके लिए नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल हो गया, और यहाँ से हमारा रिफ्लेक्टिंग रे निकला, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रे यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो अब जो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में हुआ, ठीक है, तो थीटा से डिनोट कर दिया, और इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी हमारा थीटा हो गया, ठीक है। बट अब हमें तो इमेज फॉर्म करवाना है, इमेज तो जहां पे भी हमारा ये रिफ्लेक्टिंग रे बनाएगा दोनों मीट करके वहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये रिफ्लेक्टिंग रे को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग निकाल के इसको एक्सटेंड करेंगे, और जहां पे भी ये हमारा मिलेगा, ठीक है, इस और इधर से जो ये रे निकला इसको भी पीछे से हम लोग और थोड़ा शिफ्ट करेंगे, और जहां पे भी ये हमारा मिल गया वहीं पे हमारा क्या होगा, तो इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में हमारा जो है इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टिव रे सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ हमारा इमेज फॉर्म हो गया। तो ये ए डैश और बी डैश जो है वो हमारा इमेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो अब अगर ट्रायंगल पी ए बी में देखोगे, ठीक है, किसमें हमें देखना है, तो पी ए बी में, ठीक है, इस ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें अगर आपको टैन थीटा बोले, ये जो है टैन थीटा वो अगर आपको बोले, सो टैन थीटा हमारे क्या होती है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, ठीक है। जिसमें आपका परपेंडिकुलर क्या है, तो ए बी है, ये आप देख रहे हैं आपका परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, तो यहाँ पे एपी जो है वो आपका बेस है, ठीक है। तो इसको आपने इक्वेशन 1 बना दिया। तो नाउ इक्वेशन 2 के लिए आपको पी ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल में फोकस करना है, ठीक है। इसमें आपको टैन थीटा बोलेगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस क्या है इसमें, तो ए डैश पी, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसे भी हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें मिला क्या, तो ए डैश बी डैश बाई ए डैश पी इज इक्वल टू ए बी बाई ए पी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को बस क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो अगर जब आप इस दोनों को ऐसे क्रॉस कर दोगे, ठीक है, तो आपको ये जो क्या मिलेगा, तो हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश क्या था, हाइट ऑफ क्या था, हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या था हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश पी क्या था, तो हमारा
इमेज डिस्टेंस और एपी क्या था, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसमें भी हमें सबको विद साइन पुट करना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो यहां से हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो प्रूफ हो गई। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है हमारी समझ में आ रही होगी। नाउ हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो हम लोग ने अभी जस्ट प्रूफ किया था कि v इक्वल टू -u, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब v की जगह जो उसकी वैल्यू है हम वो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है वो तो एज इट इज रहेगा और v की वैल्यू होती है -u, तो हमने यहाँ पे -u डाल दिया बाय u। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस प्लस u बन गया बाय u, तो ये जब कटेगा, ठीक है, u यहाँ पे कट जाएगा और कट के कितना आएगा, तो m इक्वल टू +1 आएगा। ठीक है, और हमने कंडीशन देखा था कि अगर जब भी हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो 1 आए, ठीक है, हमने पहले देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ऑलरेडी हमने देख रखा था कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आए तो क्या होता है, तो उस केस में हमारी इमेज जो रहती है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल रहती है। ठीक है, और अगर हमारी m की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 आई फॉर अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसमें हमें नोट करके लिख लेना है, क्या लिखना है कि इमेज जो हमारा फॉर्म होगा बाय अ प्लेन मिरर वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 आ रही है। नाउ अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर फॉर अ प्लेन मिरर। ठीक है, वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है हमारे इमेज, मिरर, इन सब पे फॉर अ प्लेन मिरर, हमें ये टॉपिक अब कवर करना है। ठीक है, तो इसमें हम 3 केस लेके देखेंगे। ठीक है, कि किस कंडीशन में क्या वेलोसिटी में चेंजेस या कैसे वेलोसिटी जो हमारा टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो केस 1 में हम क्या करेंगे कि ये तो आप देख रहे हो मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे हमारा पोल होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया और हमारा A', B' ये इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मूव कर रहा है और मिरर जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, ये मिरर हमारा रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पे u हमारा क्या शो कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो u रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और पोल से लेकर के ये जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो v, जो कि इमेज डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड इस रेट से अगर हम मूव करवाते हैं, ठीक है, तो इमेज भी तो हमारा पास आते जाएगा। इधर से ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव करते जा रहा है तो इधर से इमेज भी तो हमारा पास आते जाएगा। ठीक है, और उसी स्पीड से आएगा जितने स्पीड से हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जा रहे होंगे, और मिरर हमारा रेस्ट पोजिशन पे। ठीक है, तो हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट v इक्वल टू -u, जो कि हमने प्रीवियस से हमने प्रूफ भी कर रखा है कि v इक्वल टू -u होता है। ठीक है, तो अगर हम अब क्या करें कि दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दे, t से हम लोग डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, vt इक्वल टू -u/t। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा v क्या है, तो इमेज डिस्टेंस है, इसको आप वेलोसिटी मत समझ लेना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ पे -u क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया। अब आप लोग जानते हो कि ये जो v है ये भी तो एक डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्टेंस बाय टाइम हमें क्या देता है, तो स्पीड ऑफ इमेज देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें -u/t है, तो ये क्या देगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस साइन हमें एज इट इज यहाँ पे भी पुट कर देनी है। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो स्पीड ऑफ इमेज है वही तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वही तो हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है ये प्रूफ कर डाला। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस, रिलेटिव मोशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो आप मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर रखा है, ठीक है, मानो कि ये आप हो, ठीक है, और ये आपका कोई फ्रेंड है, तो अब आपको जो अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हो अपने फ्रेंड की ओर, ठीक है, इस केस में अभी आपका फ्रेंड मूव नहीं कर रहा, आप सिर्फ जा रहे हो, तो आपको 1 घंटा लगता है अपने फ्रेंड के पास पहुंचने में। बट अगर सेम स्पीड से आपका फ्रेंड जो है वो भी इस साइड मूव करने लगे, आपकी तरफ आने लगे, ठीक है, तो आपके रिस्पेक्ट में आपको तो ऐसा लगेगा कि मेरा फ्रेंड जो है वो जो है दुगुना स्पीड से आ रहा है, क्योंकि इधर से आप जा रहे हो, इधर से आप, तो ये दोनों का जो मोशन का जो रेट ऑफ स्पीड है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उस केस में
तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमें ऐसा दिखेगा कि जो है वो दोगुने स्पीड से जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड जो रहेगा उसको दिखेगा कि अरे ये 2 गुने स्पीड से आ रहा है, और इस साइड आप रहोगे तो आपको दिखेगा अरे इमेज जो है वो 2 गुने स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन इसलिए फिर डाला गया है क्योंकि आप तो इस साइड जा रहे हो, ठीक है, बट ये जो है हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जो है ये हमारा इमेज आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव साइन डाल दिया गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमें इमेज गिवन है, ठीक है, और हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा मान लो मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया। अब आपको क्या है कि यहाँ पे हमने एक इस यू को ऐसे प्लेस कर रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने इस टाइप से प्लेस कर रखा है, और ये कितना है इसका वैल्यू, तो 2 आई कैप है, ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर ये 2 मीटर पर सेकेंड है, और प्लस इसके इधर 3 जे कैप है, ठीक है, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से हमने इसे ऐसे डाल के रखा है, ठीक है। तो इमेज भी जो इस साइड फॉर्म होगा वो भी सेम ही होगा हमारा, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हो कि ये आई कैप है, मीन्स यहाँ पे जो इसका जो होगा 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, सेम एज इट इज इसका भी होगा, एक इस साइड होगा एक इस साइड। तो आई कैप मीन्स जो एक्स एक्सिस की ओर रहेगा तो ये हमारा 2 आई कैप वाला हो जाएगा, ये हमारा 3 जे कैप वाला हो जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारा जो है वाई, तो ये 2 जे कैप हो गया और ये 2 आई कैप हो गया, ठीक है। सो अब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी निकालनी थी। तो ये तो एज इट इज जो जे कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा, देख रहे हो। बट ये अगर आप इधर मूव करवा रहे हो, ठीक है, बट ये तो इस साइड मूव करके आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो क्या आप। अगर ये हमारा लेफ्ट की ओर जा रहा है तो ये तो हमारा राइट की ओर आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारा क्या आएगा, निगेटिव में हम इस 2 आई कैप वाले कंपोनेंट को लिख देंगे प्लस 3 जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी हमारी आ जाएगी। हमारा केस 2 है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, बट हमें अब मिरर को मूव करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे पहले वाला मान लो आपका ये आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, और मिरर पहले यहाँ पे था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, पहले यहाँ पे आपका मिरर था जो कि अभी रेस्ट पे था, ठीक है। बट अब आपको क्या करना है, तो मिरर को मूव करना है और ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो रेस्ट पे रहेगा। तो मान लो आपने इसे 5 मीटर मूव करवा दिया इस साइड, ठीक है, 5 मीटर आपने इसे मूव करवा दिया, ठीक है। तो पहले के कंडीशन में मान लो कि जो आपका ऑब्जेक्ट था उससे और पहला वाला जो मिरर का पोजीशन था जब मिरर रेस्ट पे था उस टाइम उसका डिस्टेंस 35 मीटर इधर और 35 मीटर इमेज का साइज था, ठीक है, दोनों 35 थे, ठीक है। बट अब जब ये 5 मीटर मूव हो गया तो मान लो कि अब 5 मीटर घटने के कारण ये 30 मीटर अभी यहाँ से और मिरर का डिस्टेंस रह गया, ये डिस्टेंस अब 30 मीटर हो गया, और अब जो न्यू इमेज जो इस साइड शिफ्ट हो गया वो भी 30 मीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि फाइनल जो आपका डिस्टेंस होगा वो पहले जो आपका इनिशियल डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे इनिशियल रहेगा, तो पहले इनिशियल डिस्टेंस जो आपका था वो 35 प्लस 35 70 मीटर था, ठीक है। बट अब आपका जो फाइनल डिस्टेंस होगा, ठीक है, फाइनल डिस्टेंस अब आपका 30 प्लस 30 60 हो गया। तो कितने के चेंजेस आए, इमेज हमारा कितना शिफ्ट किया, तो 10 मीटर। तो अगर आप 5 मीटर मिरर को इस साइड मूव किए तो चेंजेस इमेज के शिफ्ट होने में कितना आया, तो 10 मीटर, ठीक है। तो इससे आप लिख सकते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो 2 गुना होगा वेलोसिटी ऑफ मिरर के, ठीक है। नाउ केस 3 है हमारा, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी इधर हम मूव करवा रहे हैं, मिरर को भी इस साइड मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो जब आपने देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे रहता है, मिरर मूव करता है, तो उस केस में हमारा 2 गुना हो जाता है मिरर के वेलोसिटी से, ठीक है, ये आप देख रहे हो। और उससे पहले हमने फॉर्मूला निकाला था कि जब हमारा ये इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा हो और मिरर रेस्ट पे हो तो उस केस में हमारी जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाती है वो निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो दोनों हो रहा है, तो दोनों वाले इक्वेशन को जो हमने केस 1 केस 2 में देखा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन टेक प्लेस कर रहा है। तो ऐड करने के बाद जो हमारी कंडीशन निकल के आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले में हमें सबको साइन के साथ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द थर्ड केस हमारा क्या निकल जाएगा, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो नाउ चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से देन मूव कर रहा है और ये मिरर भी है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज में क्या आएगा, तो आप ये फॉर्मूला वाला जो आपने ऊपर देखा, ठीक है, ये जो आपने अभी फॉर्मूला देखा, इसी फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज अगर आप पुट कर दो, क्योंकि ये देखो 2 गुना होता है वेलोसिटी ऑफ मिरर के, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का कितना रेट गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 2 × 2 मीटर डाल दिया आपने। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो -3 यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो आपका निकल के 1 मीटर पर सेकंड आ गया। टूवर्ड्स ये किधर जाएगा, तो इस साइड जा रहा है, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है आपका, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया 1 मीटर पर सेकंड, या निगेटिव में आता अगर तो आप लिखते कि टुवर्ड्स -x एक्सिस या निगेटिव x एक्सिस, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स x एक्सिस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका मिरर हो गया, ये आपका इमेज हो गया, ठीक है। तो मिरर आपका 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, तो आप वही वैल्यू सेम पुट करोगे, 2 × वेलोसिटी ऑफ मिरर दैट इज 2, ठीक है। बट इस साइड आपका जा रहा है, तो अब आपको वैल्यू निगेटिव में डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 डाल दोगे, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस में 2 को डाल दिया आपने, ठीक है, माइनस, और ये आपको 3 एज इट इज डालना है, क्योंकि ये इसी साइड मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो -7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। -7 मीटर पर सेकंड है, मीन्स ये जो वैल्यू आपकी आई वो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर आई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ आपका एक और एग्जांपल देख लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये इमेज बन रहा है, ठीक है। मिरर आपका जो है 2 मीटर पर सेकंड इस साइड मूव कर रहा है, बट आपका निगेटिव एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट भी आपका जो है 3 मीटर पर सेकंड से ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों एक ही डायरेक्शन में इधर साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, तो फिर आप एज इट इज फॉर्मूला में पुट कर दो 2 × यहाँ पे आपको निगेटिव में 2 को डालना पड़ेगा, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर को, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। सेम यहाँ पे माइनस लगाओगे और ये भी जो है माइनस एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो इसलिए इसको भी निगेटिव में आप डालोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे -1 वैल्यू आई हमारी, मीन्स यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जो है हमारा इमेज जा रहा होगा, ठीक है। नाउ अब हमारा है एक कंडीशन कि अगर हमने मिरर को एंगल थीटा पे, हमारा जो मिरर है वो रोटेट कर गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें एंगल फाइंड करना है कि जो हमारा ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे जो पहले था इनिशियल, उससे हमारा जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है उसमें कितना एंगल में उसके कितना चेंज आया, ठीक है। हमें ये वाला जो मेनली एंगल होगा ये फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। सो मान लो ये पहले आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, ये आपका मिरर है, ठीक है, मिरर है। तो अब आप लोग जानते हो यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ठीक है, इंसिडेंट रे आया स्ट्राइक के, जहां पे भी इंसिडेंट रे आया वहां पे आपने नॉर्मल बना दिया, ओके। नॉर्मल बनाने के बाद यहाँ से आपका रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे निकल गया, ठीक है, एज इट इज। तो यहाँ पे इस दोनों एंगल तो ये दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो ये मान लो थीटा था, ये भी थीटा हो गया, ओके। या आप इसे अल्फा भी मान सकते हो, कुछ भी आप इसको मान सकते हो, ठीक है। बट अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि इसे रोटेट कर दिया गया। अब ये जो मिरर स्ट्रेट लाइन में था, ये मिरर जो ऐसे था, ठीक है, उससे अब ऐसे कर दिया गया थोड़ा, तो क्या असर पड़ेगा। तो अब हमें न्यू यहाँ पे बनाना पड़ा मिरर, ये हमारा मिरर हमने फिर से मिरर बना दिया, ठीक है। तो इंसिडेंट रे तो हमारा सेम यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, बट हमारा नॉर्मल तो अब दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा न्यू नॉर्मल बन जाएगा और ये भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक किया तो इधर साइड में जाएगा, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि ये जो अब न्यूली फॉर्म हमारा रिफ्लेक्टेड रे है उसमें एंगल में कितना चेंज आया पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको यही फाइंड करना है। सो यू कैन सी मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा पहले का मिरर था, अब मिरर में थीटा चेंज आ गया, यहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा पहले वाला नॉर्मल था, शिफ्ट करने के बाद थोड़ा टिल्ट होने के बाद थोड़ा रोटेट होने के बाद अब हमारा न्यू नॉर्मल जो है ये बन गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो हमारा पहले वाला जो हमारा मान लो पहले वाला जो हमारा इंसिडेंट रे था वो नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो था वो भी हमारा अल्फा बना रहा था, ठीक है। बट अब हमारा थीटा एंगल से जो है रोटेट कर गया मिरर, नॉर्मल भी हमारा थीटा एंगल से चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये जो हमारा दूसरा न्यूली इंसिडेंट रे जो नए वाले नॉर्मल के साथ बनाएगा वो थीटा, ये जो थीटा है वो जो चेंज आया नॉर्मल में वो, और प्लस जो इनिशियल ये जो एंगल बना रहा था हमारा अल्फा, तो ये हमारा न्यू इंसिडेंट रे आ गया और रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा अल्फा प्लस थीटा हो गया, ठीक है।
तो अब तो हमारा ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं रहा, अब तो हमारा ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे आ चुका है, ठीक है। तो अब इसका क्या वैल्यू होगा, तो अगर आप देखो कि अगर आप ये वाला जो वैल्यू है अल्फा प्लस थीटा सेम एज द इंसिडेंट रे जो आपने यहाँ निकाला, उसकी भी तो वैल्यू न्यू वाले की यही होगी, ये पूरे की देख रहे होगे आप। ये हमारा एक न्यूली इंसिडेंट रे जो हमारा शिफ्ट होने का बना वो, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये आप देख रहे हो। तो जब इसकी वैल्यू अल्फा प्लस थीटा है तो इसकी भी वैल्यू अल्फा प्लस थीटा होगी, ठीक है। तो अल्फा प्लस थीटा हो गई। तो अगर आप लोग इस पूरे में अल्फा प्लस थीटा में से, ठीक है, अगर आप लोग क्या करो कि ये अल्फा जोड़ दो, ये पूरा एंगल हो जाएगा, तो नॉर्मल से लेकर के ये पूरा हो गया। और अगर आप इसमें से अल्फा को घटा दो, अगर आप इसमें से इस अल्फा को घटा दो, ये यहां से यहां तक जोड़ने के बाद इतना घटा दो, तो ये वाला तो आ जाएगा पोर्शन। तो वहीं पे सेम हमने किया है कि आर ओ आर डैश हमने ले लिया है, ठीक है, आर ओ आर डैश हमने ले लिया, आर ओ आर डैश ले लिया, ठीक है। इसकी अगर हमें वैल्यू बतानी है तो हमें अल्फा प्लस थीटा, ये जो पूरा एंगल है ये, प्लस थीटा, ये जो थीटा है वो, और इसमें से हम अल्फा वाले ये टोटल एंगल को घटा दे तो हमें ये मिल जाएगा। तो किसकी वैल्यू हमें 2 थीटा मिल जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू व्यू फुल इमेज ऑफ अ पर्सन। तो ये तो एज इट इज आपको डिराइव करना बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको डिराइव अगर समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप नॉर्मली इसको याद भी रख सकते हो कि हाफ होता है, जो अगर हम चाहते हैं कि हम पूरा फुल बॉडी देख पाए तो वो हाफ वैल्यू का, हाफ साइज का हमारा जो है वो मिरर होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ साइज का मिरर होना चाहिए। मान लो कि मेरा जो है 6 फीट हाइट है तो मिरर जो है वो एटलीस्ट 3 फीट का मिनिमम होना चाहिए, तभी हम लोग अपना फुल इमेज देख पाएंगे, ठीक है। तो मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक है, जिसको कि हमने एम और एन से डिनोट कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये में हमारी हाइट है, यहाँ पे हमारी हेड है, ये हमारी आई हो गई, ये हमारी फीट हो गई, ठीक है। तो हेड से कोई रे निकलेगा, यहाँ मिरर पे स्ट्राइक करेगा, तो हम लोग तुरंत यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया, तुरंत रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे निकल के यहाँ आई पे स्ट्राइक किया तो हमें थोड़ा सा अपना हेड दिखा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब फीट से भी तो कोई रे निकलेगी, फीट से रे निकलेगी तभी तो आंख के पास तक पहुंचेगी, तो हम पूरा अपना फुल बॉडी देख पाएंगे। तो फीट से हमारी कोई रे निकली, ठीक है, वो मिरर पे स्ट्राइक की और हमारे आंख तक पहुंची, तो ये इस केस में इंसिडेंट हो गया, यहाँ से इंसिडेंट निकल रहा, और ये दोनों हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, आप देख रहे हो। तो अब 2 रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों जहां पे मिलेगा वहीं तो कहीं हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो ये दोनों एक्सटेंड करने के बाद थोड़ा पीछे में जाके बिहाइंड द मिरर हमारा इमेज कुछ फॉर्म होगा इस टाइप से, ठीक है। तो अब अगर आप देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो MEH, जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है, ये देखो MN1H और ये जो है आपका MN1E, ये दोनों को आप ऐसे रूल से जो है कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें ये भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये जो है ये भी सेम है, और एक एक साइड जो आपका ये है इसका दोनों का जो सेम रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम एज इट ये वाला ट्रायंगल भी जो होगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दोनों में भी सेम कंडीशन, ऐसे रूल से दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें HN1 इक्वल टू होगा EN1, ठीक है, ये दोनों का सेम रहेगा और इस दोनों का भी सेम रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं फर्दर। तो अब हमने क्या किया कि कॉन्ग्रुएंट कर लिया, ठीक है, साइड एंगल से हमने ये दोनों ट्रायंगल को कर लिया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और हमें पता चल गया कि HN1 जो हमारा साइड है वो EN1 के इक्वल है और EN2 जो है वो FN2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो HF है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, तो HF है। यहाँ पे आप देख रहे हो H और ये F, ठीक है, तो ये हमारा टोटल हाइट है। बट अगर इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक कर दे, जैसे कि HN1 प्लस EN1, ऐसे अगर हम लोग करके कंपोनेंट में से ब्रेक कर दे तो वैसे भी हम HF को लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमने लिख लिया कि HF इक्वल टू HN1 प्लस EN1 EN2 प्लस FN2, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि हमारा जो HN1 है वो EN1 के इक्वल है, तो अगर हम लोग इसकी जगह जो है इसकी वैल्यू पुट कर दे तो हमने वही किया, EN1 इसकी जगह पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2 EN1 हो गया, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं कि FN2 जो है वो EN2 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, तो अब हमारा 2 EN1 प्लस 2 EN2 आ गया, ठीक है। तो अब हमें 2 को कॉमन निकाल लेना है, तो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, तो EN1 प्लस EN2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये EN1 प्लस EN2 हमारा क्या है, तो ये मिरर का जो हमारा साइज है वही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो
EN1 ये देख रहे हो और EN2 ये जो स्क्वायर वाला आप देख रहे हो ये किसके साइज के इक्वल है, तो ये MN के साइज के इक्वल है, देख रहे हो क्या आप। तो इसकी जगह हम लोग MN भी तो डाल सकते हैं, तो हमने वही किया। यहाँ पे जो हमारा EN1 है प्लस EN2 उसकी जगह हमने MN डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा हाइट जो है वो हमारा हाइट ऑफ मिरर के 2 गुना आ गया, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा हाइट ऑफ मिरर के 2 गुना है, ठीक है। तो हम लोग डाल सकते हैं कि हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2। मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर डिवाइडेड बाय 2 करते तो हमारा हाइट ऑफ मिरर आ जाता है, ठीक है। मीन्स एटलीस्ट मिनिमम हाइट अगर हम फुल इमेज अपना देखना चाहते हैं तो वो हमारे हाइट से हाफ होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग देख पाएंगे। सो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें देखना है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल होगा अगर 2 प्लेन मिरर्स हम लोग ले ले, ठीक है। तो अब हम ये कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक प्लेन मिरर इस साइड है और एक प्लेन मिरर इस साइड है, ठीक है। हमें 2 प्लेन मिरर्स लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, स्ट्राइक किया, ठीक है। तो अब जैसे ही स्ट्राइक करेगा हमें नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये PN जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ स्ट्राइक किया तो रिफ्लेक्टेड रे जाके इस मिरर से टकराया, ये रिफ्लेक्टेड रे हमारा इससे टकरा गया और फिर हमें यहाँ पे टकराया तो हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। नॉर्मल ड्रॉ करते ही हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस मिरर के लिए अगर देखा जाए तो ये तो उसके लिए इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और इस मिरर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है। बट हमें फाइनल किसे कंसीडर करना है कि पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे हुआ और जो फाइनली बाहर निकल रहा है जो रे ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अगर पूरे सिस्टम को हम 2 प्लेन मिरर के कंडीशन को हम लोग कंसीडर करें, ठीक है। तो ये दोनों एंगल तो सेम है, थीटा थीटा हो गया। बट आप देख रहे हो कि नॉर्मल तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये टोटल एंगल जो है हमारा 90 है, इधर से भी टोटल एंगल हमारा 90 है, ठीक है। तो ये जो एंगल बच गया हमारा, ठीक है, तो ये तो हमारा थीटा था और ये जो हमारा बच गया, तो टोटल एंगल जो हमारा 90 है उसमें से अगर इस एंगल को हम लोग घटा दें तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, मीन्स 90 माइनस थीटा, और ये हमारा 90 एंगल है, ठीक है। तो अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना हो तो हम जानते हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OPQ, ठीक है। तो OPQ में अगर इसका वैल्यू हम लोग x मान ले, ठीक है, तो x प्लस 90 माइनस थीटा की वैल्यू 180 आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू थीटा आ जाएगी, मीन्स ये एंगल जो हमारा थीटा है, ठीक है। तो सिमिलरली ये एंगल भी हमारा 90 होगा, ये एंगल भी हमारा 90 होगा, ठीक है। तो 90 में से अगर थीटा घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। सिमिलरली ये एंगल हमारा सेम हो गया क्योंकि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों एंगल हमारा सेम आ गया, ठीक है। तो अब पैरेलल लाइंस का जो होता है वो कंसेप्ट होता है कि अगर आपका ये वाला टोटल एंगल जो है और ये वाला टोटल एंगल जो है वो 180 के बराबर आ गया, मीन्स आपकी ये जो दोनों रे है या फिर ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं कि कंडीशन यही है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होनी चाहिए, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा हमने पहले ऐड किया, ठीक है, फिर इस दोनों को ऐड करें, 90 माइनस थीटा दोबारा हो गया, फिर थीटा यहाँ पे और प्लस थीटा, ठीक है, ये थीटा और प्लस थीटा। तो अगर हम लोग थीटा प्लस थीटा से माइनस थीटा कट गया, माइनस थीटा से प्लस थीटा, ये कट क्रॉस हो गया, ठीक है। तो 90 प्लस 90 180 हमारा आ रहा है। सो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल है। सो होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।